Recently, Supreme Court of India has given a verdict on the appointment of the members of Election Commission of India. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्डिक्ट है क्या, अभी प्रेजेंट मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होती थी, वर्डिक्ट आने के बाद क्या चेंजेस होंगे, व्हाट इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर थिंग्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बेसिक्स एंड वे फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वर्डिक्ट की। वर्डिक्ट क्या कहती है? तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने ये वर्डिक्ट दी है, यूनैनिमसली ये वर्डिक्ट दी है कि जब भी हमें पिक करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या अदर कमिश्नर्स को, उसके लिए एक हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और ये कमेटी ही जो है वो आगे बताएगी कि किसे जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और किसे जो है वो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है। और इस कमेटी में कौन होगा? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर लोकसभा में एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों की एक कमेटी होगी जो कि पिक करेगी सीईसी और ईसीज को, राइट। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है ये 1950 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। 1950 में जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 25 जनवरी को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें पहले एक ही मेंबर होता था, 3 मेंबर्स नहीं होते थे। तो ये 89 तक जो है वो एक ही मेंबर इसमें रहा, ठीक है। 89 में आपको पता है कि हमारी वोटिंग एज जो है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई और इसमें 2 और मेंबर जो है वो ऐड कर दिए और तब से जो है ये 3 मेंबर बॉडी बन गई। हालांकि बीच में 1990 में 2 मेंबर फिर से रिमूव कर दिए थे, 93 में फिर से 2 मेंबर ऐड कर दिए। तो हम कहेंगे कि 1993 से लेके अब तक ये 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। 1950 से 89 तक एक ही मेंबर, 89 में 3 मेंबर हो गए, 90 में 2 मेंबर फिर रिमूव कर दिए, 93 में 2 मेंबर फिर ऐड कर दिए और 93 से अब तक जो है ये 3 मेंबर बॉडी है। क्लियर? इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर्स होते हैं, चाहे सीईसी है चाहे ईसीज हैं, उनका टेन्योर 6 साल का होता है और या फिर 65 एज विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारी एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। हमारी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है और इलेक्शन करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ हमारा जो राइट टू वोट है उसे भी हमें फ्री फेयर तरीके से करने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और हमारा जो यूनिवर्सल सफरेज है, हमारा जो राइट टू वोट है, वो भी हम फेयर और फ्री तरीके से जो है वो शायद एक्सरसाइज ना कर पाए, ठीक है। तो ये क्रक्स जो है ये जो है वो वर्डिक्ट का रहा है। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट मोड ऑफ सिलेक्शन क्या था। अगर ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की आई है कि एक हाई मेंबर कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी, तो प्रेजेंटली किस तरह से डिसाइड होता था कि कौन कमिश्नर्स होंगे? तो देखिए प्रेजेंटली क्या होता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करते थे कि सीईसी की अपॉइंटमेंट होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स को। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन बताता था, एडवाइस कौन करता था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन बताता है कि प्रेसिडेंट को कौन सा मेंबर बताना है? तो देखिए होता क्या है कि लॉ कमिश्नर जो है एक लिस्ट ऑफ मेंबर्स देते हैं, उनमें से मेंबर्स पिक किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और उसी मेंबर को प्रेसिडेंट आगे सीईसी और ईसीज जो है वो अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है ऐसे किसी मेंबर को अपॉइंट कर दे या एडवाइस कर दे जो उनकी पार्टी को फेवर करे। देयर इज पॉसिबिलिटी, राइट। लॉ मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, तो वो अपनी पार्टी के हक में जो है वो इसे ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और उसकी इंडिपेंडेंस पे अगर इस तरह से सवाल उठता है तो ये सही नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये केस उठा कैसे, पहले ये बात आई कैसे, सुप्रीम कोर्ट में ये केस कौन लेके गया, कैसे लेके गया, कब लेके गया और ये कब हियरिंग स्टार्ट हुई और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा जो कि उसने वर्डिक्ट दी है। तो ये बात स्टार्ट होती है 2015 से। 2015 में एक PIL, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई बाय अनूप बरनवाल।
अनूप बरनवाल जी ने क्या किया, एक PIL फाइल की, और उनको लगता था कि जिस तरह से सेंटर अपॉइंट करता है मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन वो सही नहीं है, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ठीक है, उन्होंने चैलेंज किया इसे 2015 में। 2018 में 2 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसे एक लार्जर बेंच को जो है वो रेफर कर दिया केस, क्योंकि उनको लगता था कि आर्टिकल 324 के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस पहले से नहीं हुई है, इसको एग्जामिन नहीं किया है, तो इसके लिए काफ़ी डिबेट चाहिए और एक बड़ा बेंच चाहिए, तो लार्जर बेंच को इसे देखना चाहिए। सो 2018 में जो है इसे लार्जर बेंच को रेफर कर दिया, और 2022 सितंबर में जो है 5 जजेस बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन के इस केस की हियरिंग स्टार्ट की, और जिसे लीड कर रहे थे, जिसे हेड कर रहे थे जस्टिस KM जोसेफ, राइट। तो ये जो बेंच था 5 जजेस का बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने ये वर्डिक्ट दी है, उसे हेड कौन कर रहे थे, जस्टिस KM जोसेफ, राइट। तो यहां इस तरह से, और इसी बेंच ने जो है वो रिसेंटली ये जजमेंट दी है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का, कौन सा आर्टिकल जो है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, और 324(2) जो है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो मैं आपके लिए आर्टिकल रीड कर देती हूँ एज सच। क्या कहता है आर्टिकल 324(2)? ये कहता है, द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी, एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, and the appointment of chief election commissioner कैसे होनी चाहिए, and other election commissioners shall subject to the provisions of any law made in that behalf by parliament be made by the president। यानी ये आर्टिकल कहता है कि 324(2) आर्टिकल कहता है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट जो है वो होनी चाहिए बाय एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो पावर चली जाती है प्रेसिडेंट के पास। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया नहीं था कि अपॉइंटमेंट होनी कैसे चाहिए। तो यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम था, क्योंकि यहां पर ये ऐसा कोई भी लॉ बनाया नहीं गया था। तो ये बात जो है वो आ जाती है हमारे कोर्ट के ऊपर। तो कोर्ट ने क्या किया, इस गैप को फिल किया। कोर्ट को लगता था कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है, और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए जो है उन्होंने क्या किया, ये वर्डिक्ट दी। ठीक है, मतलब उन्होंने ये जो भी वर्डिक्ट आई है ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम को फिल करने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया था अभी तक। नाउ व्हाट कोर्ट हैज डिसाइडेड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कोर्ट ने कहा कि आपको एक 3 मेंबर बॉडी, एक 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है, और उस में जो है वो क्या होगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे लोकसभा में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना हो लोकसभा में, तो जो भी ऑपोजिशन पार्टी है जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में, उसके लीडर को लिया जाएगा। क्लियर? सो नाउ अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दे तो दिया है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा दैट वी मेक इट क्लियर दैट दिस विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट। अब यहाँ ये कब तक वर्डिक्ट चलेगी, ये तब तक चलेगी जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना देता, क्योंकि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया नहीं था, इसलिए तब तक यही रहेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एंड पार्लियामेंट कैन अंडू द इफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। यस, पार्लियामेंट कल को एक लॉ बना दे तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है वो अंडू हो जाएगी। देखिए, ओवरनाइट तो लॉ नहीं बनता, लेकिन स्टिल पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ लेकर आए। ठीक है, सो ये जो है वो कोर्ट ने डिसाइड किया, राइट, विच इज वेरी फेयर। अब नाउ हम बात करते हैं कि कोर्ट इस वर्डिक्ट पे पहुंचा कैसे, कोर्ट ने कैसे डिसाइड किया कि ऐसी एक मेंबर बॉडी होनी चाहिए, और क्यों ऐसा जो है वो कोर्ट ने सोचा होगा। तो देखिए क्या हुआ कि कोर्ट ने ये वर्डिक्ट जो है ये दी, और इसके लिए उन्होंने प्रॉपरली थॉरली रीड की डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, जो 9 दिसंबर 1946 को बनी थी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है, उनकी जो डिबेट्स थे उनको रीड किया, उनको देखा और उसकी इंटरप्रिटेशन की, और उन्हें लगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो चाहते थे एक फ्री फेयर बॉडी बनाना, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना। और क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशंस, तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंस पे सवाल उठता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को ये कमेटी जो है वो पिक करेगी।
राइट तो कैसे वर्डिक्ट पे पहुंचे? ऑन द वर्डिक्ट इज बेस्ड ऑन द रीडिंग्स ऑफ डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर? इस तरह से जो है वो कोर्ट यहां पर इस डिसीजन पर पहुंचा। क्लियर? नाउ व्हाट इज द एंड नोट? अब इससे क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या सिनेरियो बनता है? तो देखिए सबसे पहले सिनेरियो तो बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइन पर ही क्वेश्चन उठता है। जब हमारे फोर फादर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन की इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है और उसकी इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन पार्लियामेंट के ऊपर क्यों डाल दिया कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी उसको, उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में और उसके मेंबर्स के इलेक्शन के बारे में। तो ये करना ही नहीं चाहिए था इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग इट। इसे पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना चाहिए था और आगे पार्लियामेंट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए था। उनके खुद के पास पार्लियामेंट लाइक सिनेरियो था उस टाइम पर और वो खुद भी ये कर सकते थे। तो ये बहुत लंबा गैप हो गया तब से लेकर अब तक, अभी तक इसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं है। राइट देन दूसरा क्वेश्चन उठा देती है गवर्नमेंट ऑन द जुडिशियल ओवररीच, की जो जुडिशरी है वो अपने एरिया से, दायरे से बाहर जा रही है और उनको इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं देनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठता है। बट ये एक ब्रूट फैक्ट रहेगा कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था और ना ही अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कोई लॉ बनाया था। तो यहां पर जो है जुडिशरी ने अपना पार्ट निभाया और उस वैक्यूम को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम को जो है वो फिल किया। राइट इससे फ्यूचर पे क्या इफेक्ट होगा? अब देखिए क्या होगा कि यहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि जो हमारा आर्टिकल 324(2) है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट, अब इसके ऊपर जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी तो उसे हमेशा टेस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्डिक्ट गिवन इन दिस केस, कि क्या ये इस केस की जो वर्डिक्ट है उसके हिसाब से, जैसे ये इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस करती है तो आगे जो भी लॉ आएगा वो क्या प्रॉपरली, वो एडिक्वेट है, प्रोटेक्ट करता है इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन को या नहीं करता। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस था जिसकी वर्डिक्ट आई है, एटलीस्ट ये पहला स्टेप था इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस की तरफ। That is it. I hope you found this video informative. Do share your comments. What you think, what is your opinion about the verdict of Supreme Court and about the Article 324(2) of Constitution. Thank you so much.